नमस्कार दोस्तों आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं हिंदी शिक्षण विधियों के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों इन 30 क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से ये आपके रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और राइट आंसर अंत में 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने होते हैं कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने का जरूर प्रयास करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भाषा के मुख्य कौशल है। ऑप्शन नंबर 1 है लिखना और सुनना, ऑप्शन 2 है पढ़ना, ऑप्शन नंबर 3 है बोलना, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो भाषा के मुख्य कौशल 4 होते हैं दोस्तों। 4 कौशल होते हैं, वो होते हैं सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, भाषा का मुख्य तत्व होते हैं या होता है। ध्वनि होती है, संकेत है या चिन्ह है या सभी है। तो भाषा के मुख्य तत्व है, भाषा के मुख्य तत्व दोस्तों ध्वनि भी होती है, संकेत भी होता है, चिन्ह भी होता है। मतलब ये सभी के सभी है जो भाषा के क्या होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम कौन सी भाषा होना चाहिए? तो कौन सी भाषा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, मां की भाषा, पिता की भाषा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो मातृभाषा होती है वो परिवार की भी होती है, मां की भी और पिता भी, तीनों की भाषा होती है, उसी को कहा जाता है उपरोक्त सभी। आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा है उसका जो उद्देश्य है दोस्तों, मुख्य उद्देश्य वो क्या होता है? मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास, तीनों होता है। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि है वो है आपकी अनुकरण विधि दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। अनुकरण करके ही मातृभाषा को सीखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भाषा अधिगम के कारक होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या उपरोक्त सभी। पूछा क्या है कि भाषा अधिगम है उसके कारक होते हैं। कौन कौन से भाषा अधिगम के कारक होते हैं? तो भाषा विज्ञान भी होती है, व्याकरण भी होती है, भाषा कौशल भी होते हैं। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? B.S. ब्लूम है, रॉबर्ट ग्लेसर है, B.O. स्मिथ है, I.K. डेविस है। तो बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है शिक्षण अधिगम प्रबंधन। जो शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय है उसके प्रवर्तक है दोस्तों I.K. डेविस। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, B.S. ब्लूम ने, B.O. स्मिथ ने। तो दोस्तों जो शिक्षा के उद्देश्य है उनका वर्गीकरण किया है B.S. ब्लूम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है क्या? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो ज्ञानात्मक भी होते हैं, भावात्मक भी होते हैं, क्रियात्मक भी होते हैं। मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके? सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, पर्यवेक्षण विधि में या व्याख्या विधि में। सूक्ष्म से
स्थूल की ओर। तो सूक्ष्म से अगर स्थूल की ओर जाते हैं तो वो आपकी कौन सी है, निगमन विधि है। अगर स्थूल से सूक्ष्म की बात की जाए, स्थूल से सूक्ष्म की, तो आपकी कौन सी होगी, आगमन विधि होगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है। अगर प्रयोगशाला में कार्य कर रहा है तो विद्यार्थी है वो किस विधि का अनुसरण करेगा, आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का या प्रोजेक्ट विधि का। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी है वो आगमन विधि का क्या करता है, प्रयोग या अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी। जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी नजर है, उसकी आपकी नजर में सर्वश्रेष्ठ विधि है दोस्तों। व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है, आगमन विधि है या निगमन विधि है। कौन सी विधि है दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के लिए? बहुत अच्छा दोस्तों, आगमन विधि रहेगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या उपरोक्त सभी। तो गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप होता है सृजनात्मक गद्य। 1 नंबर का ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि होती है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या उपरोक्त सभी। तो गद्य शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो उद्बोधन विधि भी है आपकी, प्रवचन विधि भी है और स्पष्टीकरण विधि भी है। आपका 4 नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। माध्यमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? अर्थबोध विधि ली जाती है, व्याख्यान विधि ली जाती है, प्रश्नोत्तर विधि ली जाती है या उपरोक्त सभी विधियां हैं जो काम में ली जाती है। तो बात की जा रही है माध्यमिक स्तर, और माध्यमिक स्तर के लिए गद्य शिक्षण की जो विधि है वो कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है जो काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त है। क्या शर्त है दोस्तों? व्याकरण सम्मत होना, वृहत समाज द्वारा उपयोग करना, शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना, उपरोक्त सभी। मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त दोस्तों व्याकरण सम्मत होना, वृहत समाज द्वारा उपयोग करना और शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना। ये तीनों के तीनों शर्तें हैं वो अनिवार्य होती है मानक भाषा के लिए। 4 नंबर का ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। ऑप्शन है आपके, देश में अधिकतर लोगों की भाषा, सरकारी कार्यों की भाषा, जनसामान्य की बोलचाल की भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है, कौन सा है जिसके अंदर राष्ट्रभाषा से संबंधित गलत दिया गया है? तो दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन देखिए, सरकारी कार्यों की भाषा। तो सरकारी कार्यों की भाषा है वो हिंदी के अलावा आप अदर भाषा भी देख सकते हो, अंग्रेजी में भी इनको देख सकते हो। तो यहां पर आपका 2 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। राष्ट्रभाषा से के बारे में ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है, संपूर्ण समाज के केंद्र में रहती है, संपूर्ण विद्यालय जीवन का केंद्र है, संपूर्ण बालक जीवन के विकास के केंद्र है। तो मातृभाषा को जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। ये ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है या इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि,
प्रत्यक्ष विधि इनमें से कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण की जो प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है वो है आपकी स्पष्टीकरण प्रविधि, स्पष्टीकरण विधि दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दो वीडियो कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, और साथ में लाइक और शेयर सभी साथी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कविता का अर्थ है, क्या अर्थ है? रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो कविता का अर्थ है, कविता का अर्थ होता है दोस्तों रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना और संगीतात्मक विचार की अभिव्यक्ति। 4 नंबर का ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास या उपरोक्त सभी। तो कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका स्वस्थ मनोविनोद भी है, स्मृति शक्ति का विकास भी है, कल्पना शक्ति का विकास भी है। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, गीत व अभिनय विधि है या उपरोक्त सभी है। तो कविता शिक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों व्याख्या, प्रश्नोत्तर, गीत व अभिनय विधि, ये तीनों की तीनों जो विधियां हैं वो कविता जो शिक्षण है उसकी मुख्य विधियां हैं। आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग या मनोरंजन। तो ये तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो व्याकरण शिक्षण है उसका कभी भी उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक है, व्यवहारिक है, दोनों है या कोई नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति होती है वो साहित्यिक भी होती है और व्यवहारिक भी होती है। 3 नंबर ऑप्शन 1 और 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित, दोनों या साहित्यिक। तो भाषा शिक्षण का जो मूल आधार है दोस्तों वो आपका मौखिक भी होता है, वो आपका लिखित भी होता है, दोनों ऑप्शन, मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों देखो और लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर भी लिखा हुआ है और मैं और लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो और लिखो जो शिक्षण विधि है वो निबंध रचना में प्रयुक्त की जाती है। 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं प्रश्नोत्तर विधि है, अनुवाद विधि है, व्याख्यान विधि है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आंसर बताते हैं उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो दोस्तों इनमें से द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि सिर्फ और सिर्फ एक दिखाई दे रही है मेरे को और वो है आपकी अनुवाद विधि। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण, उपरोक्त सभी। तो द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय क्या होता है? अभ्यास करना भी होता है, ध्वनियों का बोध कराना भी होता है और शुद्ध उच्चारण करना भी होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो दोस्तों कैसे लगे ये 30 क्वेश्चन? एक बार फिर बता देता हूं, रट लो इन क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन इनमें से आपको मिल ही जाते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।